नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एलपीसीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ट्रेड थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या चल रही है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ट्रेड थ्योरी चल रही है, वो भी टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को क्या करते हैं कि क्लियर करते चलते हैं। तो कुछ टॉपिक है जिसको हमने क्या किया है कि डिस्कशन करा दिए हैं, और कुछ टॉपिक है जो बचे हुए हैं। ठीक है, जो आपके 19 और 20 मार्च से एग्जाम जो होनी है उससे पहले हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक को आपको क्लियर कर देंगे। बाकी जिन लोगों को पीडीएफ लेकर के पढ़ना है दोस्त, क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। वहीं पे क्या होता है कि टॉपिक वाइज जो है पढ़ाने के बाद वहां पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, आप पीडीएफ लेकर के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चलिए इसमें आपको बताते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है करा दिए थे। ठीक है, जो रिपीट होते रहते हैं बार बार क्वेश्चन, वैसे भी क्वेश्चन थे, और जो आपके एलपीसीबीटी 2 में आने वाले क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को भी हमने उसमें कलेक्ट कर दिया है। कुछ बच गए थे क्वेश्चन, उसी को आज क्या करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में क्लियर करते चलेंगे, डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक के। और जो लोग नए हैं दोस्त, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब मात्र 8 से 9 दिन बचा हुआ है। उसके 9 दिन में क्या करना है कि आपको कंप्लीट कर लेना है 8 से 9 दिन में। ठीक है, 8 से 9 दिन में आपका पूरा टॉपिक भी वैसे हम कंप्लीट करा ही देंगे। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं दोस्त, जितने भी क्या है कि इसमें बचे हुए क्वेश्चंस है उसको एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, दिखाते हैं। देखिए इसमें पहला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि 2 कूलम्ब विद्युत आवेश में कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमें जाना है। 2 कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होंगे, ये हमें जानना है। देखिए उल्टा दे दिया है, कई बार तो ये चीजें पूछ देता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने जो है कूलम्ब होते हैं, ये चीजें देता है, कितने आवेश होते हैं ये देता है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये हमें पता चल गया तो आराम से 2 कूलम्ब में कितने विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने कूलम्ब होते हैं, कितने आवेश होते हैं, ये जाना है। एक इलेक्ट्रॉन्स का कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त एक इलेक्ट्रॉन्स का कितना होता है 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब, यही होता है। एक का माइनस में है, 10 to the power माइनस में है, तो इसको क्या कीजिएगा कि आप कर लीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आराम से इलेक्ट्रॉन्स में। तो इसको क्या कीजिए कि 10 to the power जो माइनस 19 देख रहे हैं इसको ऊपर ले जाइए तो ये प्लस में चल जाएगा, मतलब कि ये आपका हो जाएगा 10 to the power 19 बटे जो है 1.602 हो जाएगा। अब इससे क्या कीजिए कि उसको भाग दे दीजिए। जब डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा दोस्त, डिवाइड करने पे आपका आएगा कितना 6.24 into 10 to the power 18 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 18 आ जाएगा। ये इतना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपको। ठीक है, एक कूलम्ब में। अब हमको निकालना कितने में है तो 2 कूलम्ब में निकालना है। तो 2 कूलम्ब में निकालना है तो 2 से क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। जब गुना इसको 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 24 दूना 48, 10 to the power 18, मतलब कि कितना आ गया दोस्त 12.48 into 10 to the power 18 कूलम्ब। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर देख लिया जाए तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा कंफ्यूज तो करेगा ही, क्योंकि एलपी जान लीजिए कि कितना ज्यादा कटअप गया था फर्स्ट स्टेज का, जबकि इतना कटअप नहीं जाता है। पहले स्टेज का कटअप लो जाता है, आप लोगों का कटअप ही हाई गया है। तो सेकेंड स्टेज का सोच लीजिए कि कटअप कितना जाएगा, और ज्यादा हाई जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्त अभी जो मेहनत करना है आपको, कितना मेहनत करना है 100% नहीं, 100% सब मेहनत करता है। जितने बच्चे लगे हुए हैं सबके सब 100% मेहनत करते हैं। आपको कम से कम 120% मेहनत करना पड़ेगा, 110% मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे निकलिएगा। नहीं तो अभी सभी लाइन में कंपटीशन में लगे हुए हैं, सब नौकरी के तलाश में लगे हुए हैं। ठीक है, 100% मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, 110% मेहनत कीजिए तब आप आगे निकल पाइएगा। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दे दिया है कि चुंबकत्व का प्रभाव जो है पहली बार किसने देखा था, ये हमें जानना है। ठीक है, तो चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म का इफेक्ट जो है सबसे पहले किसने देखा था, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब ने देखा था। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। हैंस जो है क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब ने सबसे पहले चुंबकत्व का प्रभाव देखा था। इन्होंने क्या देखा था बता देते हैं कि एक बैटरी था, एक जो है टर्मिनल कनेक्टेड था, इसके नीचे क्या था कि एक कंपास सुई लगी हुई थी। जब क्या किया गया था कि बैटरी से करंट प्रवाहित किया गया था तो ये कंपास जो आप देख रहे हैं ये क्या हुआ था कि विक्षेपित हो गया था। इन्होंने देखा कि अरे इससे करंट जब प्रवाहित हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ये सुई जो है विक्षेपित हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, पॉजिटिव के नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, उल्टा करंट इसमें क्या किया कि प्रवाहित किया। प्रवाहित करने पे ये सुई भी क्या हुआ कि उल्टा विक्षेपित हो गया। तो इससे उन्हें लगा कि नहीं, किसी भी कंडक्टर से यानी वायर से जिससे करंट प्रवाहित होती है, अगर उससे धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से यह क्या होता है कि विक्षेपित होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है
क्रिश्चियन ओस्टेट साहब ने ही दिखाया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि केसीएल के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शून्य होना चाहिए, ये हमें जानना है। केसीएल कहने का मतलब क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स का लॉ पढ़े होइएगा आप लोग। किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ होता है, करंट लॉ होता है, ये चीजें जान लीजिए। इसमें पूछा गया है किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, ठीक है। तो केसीएल जो होता है उसमें क्या शून्य होता है, ये हमें जानना है। देखिए केसीएल को सबसे पहले तो समझ लीजिए, उसके बाद आपको बता देंगे ऑप्शन में कि क्या है क्या नहीं। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये आपका केसीएल का लॉ है, ठीक है। ये क्या है समझ लीजिए। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं इसको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। इस पे किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है, किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। कभी कभी ये चीजें पूछ देता है कि नोड पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो जीरो चार्ज होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी करंट जा रहे हैं उसका बीजीय योग यानी कि अलजेब्रिक सम, इससे बाहर निकलने वाले जितने भी करंट होते हैं उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है कि एक दूसरे के बराबर होता है, या बीजीय योग कहिए कि जीरो होता है। मतलब कि ये देख सकते हैं आप इसका इक्वेशन, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि केसीएल का होता है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्त ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि जंक्शन में जितने भी प्रवेश करने वाले करंट होते हैं उसका बीजीय योग, और जो है जंक्शन से बाहर निकलने वाले जितने भी करंट होता है उसका बीजीय योग दूसरे के क्या होता है कि इक्वल होता है, या बीजीय योग कहिए कि जीरो होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि जब किसी ट्रांसफार्मर का क्या है कि द्वितीय घुमाव यानी कि सेकेंडरी बाइंडिंग जो होता है उसका कहता है कि प्राथमिक जो है घुमावों की संख्या से अधिक होती है, तो इसमें से क्या होगा ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, समझ लीजिएगा तो आराम से, भूलिएगा नहीं, आराम से इसको टिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कहता है कि कोई ट्रांसफार्मर है, उसका प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है। तो प्राइमरी कॉइल में कम वायर लपटा गया है, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा तार जो है लपेटा गया है। तो ज्यादा तार जो लपटा गया है तो उसमें होगा क्या ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए पहले ऑप्शन बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको हम समझा देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए। देखिए पहला नंबर ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्या कि उसका वोल्टेज जो है क्या होता है कि बढ़ जाता है। वोल्टेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर सेकेंडरी में बाइंडिंग अधिक होगा और प्राइमरी में बाइंडिंग कम होगा तो उसमें क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। कैसे बढ़ेगा थोड़ा सा बता देते हैं, समझ लीजिए अच्छे से, भूलिएगा नहीं। ये ट्रांसफार्मर है, ये क्या है कि ट्रांसफार्मर है आपका, ये क्या है कि प्राइमरी कॉइल है इसका। इसमें क्या है कि बाइंडिंग कम किया गया है, इसमें बाइंडिंग क्या है कि आपका ज्यादा किया गया है, ठीक है। तो ये ज्यादा किया गया है तो ये इसमें क्या होगा, ज्यादा जिसमें किया गया है वो जान लीजिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। सेकेंडरी में अगर बाइंडिंग ज्यादा है तो स्टेप अप होगा, अगर इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा बाइंडिंग होता है ये स्टेप डाउन होगा। जब ये स्टेप अप में क्या होगा कि ज्यादा बाइंडिंग होता है तो ये क्या करेगा कि ज्यादा वोल्टेज को लेगा, ज्यादा वोल्टेज को लेकर के क्या करेगा कि लोड पे देगा, करंट के मान को कम कर देगा, लेकिन वोल्टेज का मान क्या करेगा कि अधिक होगा। तो इसलिए आपको पहला नंबर ऑप्शन बता दिए थे कि वोल्टेज का मान क्या होता है कि बढ़ जाता है जब सेकेंडरी में बाइंडिंग अधिक हो, वोल्टेज का मान बढ़ेगा, करंट के मान को कम कर देता है। अगर इसमें रहता तो इसमें अगर मान लीजिए कि अधिक बाइंडिंग रहता है तो इनपुट में वोल्टेज का मान अधिक होता है, लेकिन आउटपुट में क्या होता है कि वोल्टेज का मान कम होता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है तब उस कंडीशन में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कहता है कि प्राथमिक परिपथ द्वारा कहता निम्नलिखित में से कौन सी धारा तब खींची जाती है जब द्वितीय परिपथ क्या होता है कि खुला होता है। मतलब कि एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का क्या है कि प्राइमरी में तो परिपथ है ही, लेकिन सेकेंडरी का परिपथ क्या है कि उसका जो परिपथ खुला हुआ है, तब उस समय क्या खींचा जाएगा उसमें ये चीजें जानना है। देखिए उसकी अगर बातें कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में अगर मान लीजिए कि सेकेंडरी का अगर परिपथ खुला हुआ है, ओपन खुला हुआ है, तब उस कंडीशन में जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जो होता है मैग्नेटिक करंट ही खींचता है। क्या खींचता है? सिर्फ मैग्नेटिक करंट। ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर कैसे खींचता है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसका ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो यहां से क्या करते हैं कि इनपुट वोल्टेज देते हैं और ये आउटपुट होता है सेकेंडरी जो होता है सो, ठीक है। तो जितना वोल्टेज देते हैं वो से अगर स्टेप अप है तो बढ़ा करके देता है, स्टेप डाउन है तो घटा करके देता है, यही करता है। लेकिन ये परिपथ क्या है इसका कि खुला हुआ है, आगे कोई लोड नहीं है। लोड कहने का मतलब क्या होता है कि इससे किसी भी मतलब कि लोड जुड़ा हुआ नहीं है, ना कोई बैटरी कनेक्टेड है इससे आगे, ना बल्ब कनेक्टेड है, ना फ्रिज है, ना एसी है, कोई चीज इससे कनेक्टेड नहीं है। तब उस कंडीशन में अगर कनेक्टेड नहीं है तो क्या इस पे ये खींचेगा वोल्टेज को, यहां से वोल्टेज तो नहीं खींचेगा या करंट तो नहीं खींचेगा, ठीक है। खींचेगा तब जब इस पे आगे जो जान लीजिए कि बल्ब, एसी, रेफ्रिजरेटर कोई चीज लगा हो, तब इससे ये खींच करके आगे जो है क्या करेगा कि वोल्टेज या करंट को सप्लाई देगा। लेकिन आगे है ये नहीं है, परिपथ खुला हुआ है, ओपन है तो लोड होगा ही नहीं। उस कंडीशन में जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को ये खींचता है, न कि करंट और वोल्टेज को खींचेगा, ठीक है।
क्या खींचेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इससे ये मैग्नेटिक फील्ड खींचेगा। इसलिए आपको जो है थर्ड नंबर ऑप्शन बता दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड को आपका क्या करेगा कि खींचेगा, ना कि धारा को, करंट को खींचेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि विद्युत धारा में कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस प्रभाव पर जो है फ्यूज काम करता है, ये हमें जानना है। मतलब फ्यूज जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, ये हमें जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट पे क्या करता है कि फ्यूज काम करता है। कभी कभी जान लीजिए कि पूछ देता है कि फ्यूज का गलनांक कितना होता है, तो जान लीजिए फ्यूज का गलनांक अधिक होता है और उसका रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो लो होता है। ठीक है, तो इसका गलनांक जैसे कि मान लीजिए कि ये फ्यूज जो होता है, तो फ्यूज जो होता है गलनांक अधिक होता है, मतलब जान लीजिए कि काफी अधिक हीट होने के बाद ही क्या होता है कि ये ब्रेक होता है। लगाई इसलिए जाती है कि घरों में जो है सेफ्टी हो सके, जितने भी उपकरण हो, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज आए तो उससे क्या हो कि अगले जो उपकरण जुड़े हुए हैं वो क्या हो कि उसका क्षति ना हो, फ्यूज पहले ब्रेक हो जाए, आराम से उसका जो है उपकरण बच जाए, इसलिए जो है फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीबी। एमसीबी का जो है पूरा नाम क्या होता है ये हमें जानना है, पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है एमसीबी। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो एमसीबी पूछा जाता है, एक एमसीसी भी करके पूछा जाता है। ठीक है, एमसीबी, एमसीसीबी और ईएलसीबी तीन होते हैं जो पूछे जाते हैं आपको। ये तीनों के बारे में बता देते हैं। तो पहले तो ये चीजें जान लीजिए कि एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एमसीबी क्यों लगाते हैं घर में, पता होगा आप लोगों को। देखिए एमसीबी इसलिए घर में लगाते हैं कि मान लीजिए कि आवश्यकता से जितना एमसीबी का रेटिंग है उससे अगर अधिक मात्रा में अगर धारा प्रवाहित होता है तो वह क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है। मतलब कि ये परिपथ को ओपन कर देता है, वो धारा को आगे जाने नहीं देता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि घर में लगे उपकरण की सुरक्षा होता है। जैसे फ्यूज होता है उसी तरह का ये काम करता है, लेकिन फ्यूज में क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाता है, गल जाता है, फिर हमें दूसरा फ्यूज इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, ये ट्रिप हो जाता है। ट्रिप हो जाता है मतलब कि पास नहीं करने देगा, ये करंट को आगे पास नहीं करने का। फिर एमसीबी जाकर के उठाइए, फिर उसके बाद जो है क्या करेगा, काम करेगा ये। ठीक है, अब जान लीजिए कि कभी कभी एमसीसी भी पूछा जाता है, एमसीसीबी ध्यान रखिएगा। तो एमसीसीबी का फुल फॉर्म जो होता है वो मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर होता है, मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी का। ठीक है, तो पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीजें दे दिया है कि कौन सा सुरक्षात्मक कहता है उपकरण अधिक धारा के कारण क्या करता है कि काम नहीं करता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए अब इसमें से बता देना है कि कौन सा ये आपका उपकरण है, सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, कि कौन सा है जो क्या है कि अधिक धारा के कारण क्या है कि काम नहीं करता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए अधिक धारा के कारण कौन काम नहीं करता है। पहला नंबर तो देख लीजिए दे दिया है फ्यूज भी काम करता है। अधिक अगर करंट पास हो रही है तो क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाता है, गल जाता है, टूट जाता है, तो ये तो काम करता ही है। दूसरा नंबर जान लीजिए, दूसरा नंबर एमसीबी दे दिया, तो एमसीबी भी काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अधिक वोल्टेज या करंट प्रवाहित हो रही है तो क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। तो अधिक करंट पे काम करता ही, अधिक धारा पे काम करता ही है। कौन काम नहीं करता है, ये थर्ड नंबर ईएलसीबी। ईएलसीबी क्या होता है कि अधिक वोल्टेज या धारा पे क्या, करंट पे क्या होता है कि काम नहीं करता है। ये होता है किस, मतलब इसका पूरा नाम जान लीजिए पहले क्या होता है ईएलसीबी का। ईएलसीबी का पूरा नाम जो होता है वो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। मतलब कि अगर कहीं से करंट जो होता है वो अगर अर्थ से लीकेज हो रहा है, अर्थ से कनेक्टेड हो रहा है, अर्थ में अगर ग्राउंडेड हो रहा है करंट, तो वो क्या करता है कि ये पास नहीं होता है, उसके बाद ये क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है, फिर वो ड्रॉप कर देता है उसे। ठीक है, तो ईएलसीबी का इस्तेमाल वहीं पे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, कंड्यूक्ट पाइप का उपयोग जो है सामान्यतः किस केबल के सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये हमें जानना है। कंड्यूक्ट पाइप के बारे में सब लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा कि कंड्यूक्ट पाइप क्या होता है और यह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के केबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि घर में भी देखते होइएगा कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो घर का या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में चले जाइएगा तो आपको कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। वो किस तरह के जो है केबल के सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जान लीजिए कंडक्ट पाइप जो होता है, अनसील्ड जो केबल होता है, जिस केबल पे सील्ड नहीं किया होता है, वैसे केबल के लिए क्या होता है कि कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा। अनसील्ड केबल के लिए कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बता देते हैं, ये अनसील्ड केबल है। ठीक है, ये अनसील्ड केबल है, इसके लिए क्या किया जाता है, ये कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंडक्ट पाइप देख लीजिए, ये अनसील्ड है, तो इसी के अंदर से क्या किया जाता है, ये इसके अंदर से जो है ले जाया जाता है, क्योंकि ये सुरक्षा नहीं होता है, सुरक्षित नहीं होता है, सेफ्टी पर्पज से ठीक नहीं होता है, इसलिए इसको कंडक्ट के अंदर से
उसके बाद जहां भी ले जाना होता है इसको हम ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्ट पाइप होता है, आप लोग अच्छी तरह से देखे होंगे, लेकिन शायद नाम नहीं जानते होंगे, वो अलग चीजें हैं, लेकिन जान लीजिए पूछे जाते हैं ये। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि बैटरी की क्षमता को निम्नलिखित में से किस रूप में दिखाते हैं, हमें यह जानना है, ठीक है, व्यक्त करते हैं। तो देखिए बैटरी की क्षमता को हम लोग किस रूप में दिखाते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बैटरी को जो क्षमता होता है वो एएच में दिखाते हैं, मतलब कि एम्पियर आवर में रेटिंग उसका होता है, उसी में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, एएच एम्पियर आवर। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, एम्पियर घंटा जो है रेटिंग में हम क्या करते हैं कि उसको दिखाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि लेड एसिड सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, ये हमें जानना है, ठीक है। तो लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रयोग किया जाता है, ये जानना है। देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लेड एसिड बैटरी जो होते हैं उसमें हम लोग सीधा मार देते हैं कि चलो ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ये सेकेंड नंबर। या आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ नंबर जो है डाइलेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं, दो सल्फ्यूरिक एसिड आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह के सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेड एसिड बैटरी में, यह जाना है। देखिए लेड एसिड बैटरी जो होता है उसमें सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि डायलेट वाले करते हैं, ये फोर्थ नंबर। डायलेट सल्फ्यूरिक एसिड, डायलेट करने मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड जो पतला होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, गाढ़ा वाला सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, डायलेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लेड एसिड बैटरी में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि इलेक्ट्रोलाइट का कहता है कि विशिष्ट गुरुत्व मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके द्वारा मापी जाती है इलेक्ट्रोलाइट का, ये हमें जानना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, जान लीजिए, चारों के बारे में आपको बता देंगे कि किसका किसका जानना है। तो इलेक्ट्रोलाइट में विशिष्ट गुरुत्व जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मापी जाती है, वो किसके द्वारा मापी जाती है, हाइड्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा, ध्यान लीजिए। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पहला नंबर को देख लेते हैं, जैसे कि पहला नंबर दे दिया है कि मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर जैसे कि दाब मापी यंत्र होता है। तो ये क्या है कि नमी या ये बाष्प कहिए या दाब कहिए, उसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आर्द्रता मापी आपको पता ही है कि वायु में जो नमी होती है उसकी क्या करते हैं कि आर्द्रता जो होती है उसको मेजर करने का काम करता है, ये आर्द्रता मापी कहिए या हाइग्रोमीटर कहिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर आपको बता ही दिए। अभी फोर्थ नंबर देख लीजिए कि साइक्रोमीटर, ये साइक्रोमीटर का इस्तेमाल जो होता है एक तरह से कहिए कि ये देख रहे हैं हाइग्रोमीटर, वो जो नमी मेजर करता है, आर्द्रता मेजर करता है, उसी तरह से होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई गीला वस्तु है, कोई उसको क्या करते हैं कि उसको सुखाने जाते हैं, बल्ब पे सुखा दीजिए या कहीं पे रोशनी पे सुखा दीजिए, सुखाने के बाद जो उसमें कितनी नमी बचती है उस नमी को जो है मेजर करने के लिए साइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर का तो वायु में ऐसे ही नमी होता है, उसको मेजर कर लेते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अच्छा तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, जो कई बार इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे भी जा चुके हैं आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो एग्जाम होते हैं उसमें, ठीक है। और बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने की संभावना है। तो दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि आपका 19 तारीख से 19-20 तारीख से आपका जो है ALP-CPT2 का एग्जाम है। तब ज्यादा दिन बचा नहीं है, 8 दिन है। 8 दिन में आपका क्या करेंगे कि पूरा टॉपिक दोस्त यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, पीडीएफ बहुत आसान तरीका से लिखा हुआ है, आराम से लिख उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए अब फिलहाल क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन एक नए टॉपिक लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक जय हिंद दोस्तों।